तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल अश्वम ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये, और बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है, पर ये वीडियो देखने के बाद सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। तो देखते रहना वीडियो को अंत तक। और हमारे इस चैप्टर के देखो मेन टॉपिक कौन से हैं जो हम जिनसे हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखो, अक्षमता और विकार के बारे में पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट में थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अक्षमता कितने प्रकार की होती है और किस कारण से होती है, और विकार के कारण, अर्थ और लक्षण। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। और ये लास्ट जो टॉपिक है आपका, ये अक्षमता शिष्टाचार, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये पेपर के नज़रिए से। ठीक है, 5 मार्क्स का पूछा जाता है ये पेपर में, इसको तो ज़रूर देख के जाना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। छोटी सी वीडियो होगी, अंत तक ज़रूर देखना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अक्षमता क्या है। तो देखो, अक्षमता अर्थात क्षमता की कमी है। ठीक है, अक्षमता का तात्पर्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, विकासात्मक, संज्ञानात्मक या इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या से है जो व्यक्ति की कार्य क्षमता को बाधित करती है। तो देखो, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अक्षमता का मतलब क्या होता है। अक्षमता का मतलब होता है किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाना, व्यक्ति में क्षमता की कमी हो जाना। ठीक है, और जो ये अक्षमता होती है ये कई प्रकार की हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, विकासात्मक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, संज्ञानात्मक अक्षमता। ठीक है, तो ये सारी अक्षमता किसी भी प्रकार की हो सकती है अक्षमता, और इनके कारण क्या होता है, व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है, कार्य करने की क्षमता को ये बाधित कर देती है। ठीक है, इतना समझ आया। और यहीं पे अगर मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, मतलब WHO है, उसके अनुसार उसने भी अक्षमता की एक स्टेटमेंट दिया। उसके अनुसार अक्षमता वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। सिंपल सी लैंग्वेज है, अगर शॉर्ट में पूछा है तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं विकार। अब देखो, विकार क्या होता है। विकार को आमतौर पर मानसिक मानसिक विकार से जोड़ा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, मानसिक विकार से। विकार व्यक्ति के काम करने की क्षमता को बाधित करता है। तो देखो, विकार में क्या होता है, विकार में हमारे पास क्षमता तो होती है, मतलब जो व्यक्ति होता है उसके पास क्षमता तो होती है, परंतु ये विकार जो एक तरीके का रोग है, ये क्या करता है, वो क्षमता को बाधित कर देता है। ठीक है, विकार एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लो कि एक विकार जैसे मोटापा है। मोटापा भी एक विकार के तौर पर ही है। जो मोटा व्यक्ति होगा, मतलब अत्यधिक जिसका भार ज़्यादा होगा, उसमें क्या है, कार्य करने की क्षमता तो होगी, पर जो उसका वजन है, जो उसका मोटापा है, वो उसके कार्य करने की क्षमता में बाधा लाएगा, बाधित करेगा उसकी क्षमता को। ठीक है, पर यहाँ पर एक और बात है, अगर विकारों का उपचार जल्दी से जल्द समय पर ना किया जाए तो ये आगे चलकर अक्षमता में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मोटापे का इलाज ना किया जाए तो इससे काफ़ी हानिकारक समस्या हो सकती हैं, जो मैंने पिछले चैप्टर की वीडियो में आपको अच्छे से समझा हुआ है, वहाँ से आप देख लेना, समझ लेना अच्छे से। ठीक है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अक्षमता के प्रकार। अक्षमता कितने प्रकार की होती है। तो पहली होती है शारीरिक अक्षमता, दूसरी होती है संज्ञानात्मक अक्षमता, और तीसरी होती है बौद्धिक अक्षमता। तो 3 प्रकार की हमारी अक्षमता होती है। ठीक है, अब देखो, शारीरिक अक्षमता कैसी होती है। एक प्रकार की विकलांगता है जिसमें व्यक्ति सामान्य तौर पर शारीरिक कार्यों को नहीं कर पाता है। तो ये शारीरिक अक्षमता में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो शारीरिक कार्यों को करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, जो सामान्य जैसे व्यक्ति होते हैं वो शारीरिक कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, परंतु जो एक शारीरिक अक्षमता वाला व्यक्ति है, जैसे शारीरिक अक्षमता है, वो शारीरिक कार्यों को नहीं कर पाता है। ठीक है, अब वहीं पर देखते हैं संज्ञानात्मक अक्षमता। ये क्या होती है, संज्ञानात्मक अक्षमता मानसिक अक्षमता है जिसमें सीखने, बोलने, याद रखने, समस्या को हल नहीं कर पाता। ठीक है, तो संज्ञानात्मक कोई एक प्रकार की समस्या नहीं, इसमें कई सारी समस्या आती है, जैसे सीखने में, ठीक है, बोलने में, याद रखने में, समस्याओं को हल करने में, और अनुकूल व्यवहार करने में। ठीक है, इन सब में समस्या आती हैं। अब देखते हैं बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता एक मानसिक विकलांगता है जिसमें व्यक्ति बौद्धिक कार्य दक्षता और अनुकूलित व्यवहार नहीं कर पाता है। ठीक है, बौद्धिक अक्षमता में क्या होता है, मानसिक विकलांगता है ये। ठीक है, मानसिक तौर पर, मतलब मानसिक तौर पर व्यक्ति सक्षम नहीं रह पाता है, मानसिक तौर पर व्यक्ति विकलांग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति को क्या होता है, कार्य दक्षता और अनुकूल व्यवहार नहीं कर पाता है वो। ठीक है, तो तीनों टाइप की हो गई। बाकी आपको और अच्छे से अभी समझाता हूँ ये डेफिनेशन में। तो अब देखते हैं अक्षमता के प्रकार। ठीक है, अक्षमता के प्रकारों को समझाइए। तो देखो, अक्षमता हमने पढ़ी थी कि पहली होती है शारीरिक अक्षमता। ठीक है,
तो अब देखते हैं अक्षमता के प्रकार। तो देखो ये पूछा है कि अक्षमता के प्रकारों को समझाइए। तो देखो हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि शारीरिक अक्षमता होती है, ठीक है। तो शारीरिक अक्षमता आप देखो आराम से आप समझ जाओगे डेफिनेशन में। इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति किसी शारीरिक क्षति के कारण अपनी दैनिक क्रियाएं करने में असमर्थ रहता है। उदाहरण अंधापन, सुनने में परेशानी। तो अब देखो होता क्या है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, शारीरिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति होता है, वो अपनी दैनिक क्रिया करने में असमर्थ होता है। जो शारीरिक क्रिया होता है उसके दैनिक जीवन में, उसे करने में भी वो असमर्थ रहता है, जैसे कि अंधेपन के कारण, सुनने की परेशानी के कारण, ठीक है। अब देखिए संज्ञानात्मक अक्षमता। तो देखो इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति किसी क्षति के कारण अपनी दैनिक जीवन से जुड़ी मानसिक क्रियाओं को करने में असमर्थ रहता है। उदाहरण के लिए पढ़ने में परेशानी, गिनती करने में परेशानी इत्यादि, ठीक है। संज्ञानात्मक में क्या होता है, देखो हमने इसमें पढ़ा था शारीरिक में कि शारीरिक क्षति के कारण दैनिक दैनिक शारीरिक क्रिया नहीं कर पाता, परंतु इसमें क्या होता है, जिसमें जो संज्ञानात्मक अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति दैनिक जीवन से जुड़ी मानसिक क्रियाओं को नहीं कर पाता है, जिसमें हमारा उदाहरण के लिए जैसे पढ़ने में परेशानी आती हो, उसे गिनती करने में परेशानी आती हो, तो ये सब आती है संज्ञानात्मक में, ठीक है। अब अगला है बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति किसी क्षति के कारण न केवल दैनिक जीवन से जुड़ी मानसिक क्रियाएं अपितु अनुकूल व्यवहार संबंधी क्रियाएं भी नहीं कर पाता है, ठीक है। जो इससे पीड़ित व्यक्ति होता है, क्या नाम है इसका, बौद्धिक अक्षमता से, बौद्धिक अक्षमता से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, ये ना केवल दैनिक जीवन में, मतलब जो उसका आम जीवन है, दिनचर्या है उसकी, उसमें मानसिक क्रियाओं से जुड़ी तो ये हो ही गई परेशानियां, परंतु अनुकूल व्यवहार भी नहीं कर पाता है। जो एक सामाजिक व्यवहार होना चाहिए ना लोगों के लिए, और जो सामाजिक तौर पर बातचीत होनी चाहिए या व्यवहार होना चाहिए घर वालों से रिलेटिव या किसी से भी, वो भी उसका खराब रहता है, वो भी उसके लिए एक समस्या का कारण बन जाता है, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं, अक्षमता के कारण बताइए। तो अब इसमें पूछा कि अक्षमता किस कारण से होती है। तो देखो अक्षमता का पहला कारण है आनुवंशिक कारण से हो सकती है, मतलब माता पिता से, जो जीन्स के कारण भी हो सकते हैं, मतलब माता पिता को भी कोई अक्षमता रही हो उसके कारण हो जाती है, जो बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, जीन्स के द्वारा। तो आनुवंशिक कारण के द्वारा हो सकती है अक्षमताएं। तो अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। तो देखो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में क्या आता है, जैसे कोई व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, कोई ज़्यादा उसे कोई बीमारी है, तो उसके कारण भी हो सकती है, ठीक है। अगला है दुर्घटना। दुर्घटना किसी भी कारण से होती है, मतलब जैसे आज की ज़िंदगी जो इतनी व्यस्त ज़िंदगी है, उसमें कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, उसके कारण भी ये अक्षमता हो सकती है, जैसे शारीरिक हो सकती है, ठीक है, मतलब व्यक्ति की चोट लग जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसके हाथ पैर टूट जाए, तो उसे शारीरिक अक्षमता हो सकती है, तो दुर्घटना भी इसका एक कारण है, ठीक है। अगला है इसका कारण कुपोषण। कुपोषण भी इसका एक बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक भोजन आवश्यक तत्व होता है, परंतु जो व्यक्ति कुपोषण होता है, इसमें क्या होता है, बच्चों को खाना नहीं मिल पाता, जो व्यक्ति होता है उसे खाना अच्छे से नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसे शारीरिक अक्षमताएं हो जाती हैं, ठीक है। बीमारी बीमारी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। बीमारी जैसे कोई मधुमेह है किसी व्यक्ति को, मतलब डायबिटीज़ है, कैंसर है और हार्ट अटैक आया, मतलब ऐसी कई बड़ी बीमारियां हो रखी हैं, तो उसके कारण उसे कई सारी अक्षमताएं हो सकती हैं, ठीक है। तो बीमारी भी इसका एक बड़ा कारण हो गया। अगला शिक्षा की कमी। देखो शिक्षा की कमी में आप सोचोगे कि शिक्षा की कमी से कौन सी अक्षमता होगी, तो शिक्षा की कमी से ये अक्षमता इस प्रकार हो जाती है, क्योंकि जो मजदूर लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो क्या करते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवाई खा लेते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज तो होती नहीं है, तो उसके कारण भी उन्हें अक्षमताएं हो जाती हैं, ठीक है। तो शिक्षा की कमी यहाँ पर आती है इसमें, ठीक है। बिल्कुल एक एक पॉइंट डिस्क्राइब करके लिख रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पर 2K से ऊपर लाइक जाए, वीडियो व्यूज़ जाएंगे, तो ऐसी सीरीज़ को कम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। अगला कारण है इसका गरीबी। गरीबी अक्षमता का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, ठीक है। गरीबी के कारण भी अक्षमताएं जन्म लेती हैं। और अगला है नशीले पदार्थों का सेवन, मतलब जैसे कोई अल्कोहल लेता है या कोई भी नशीले पदार्थ जैसे ड्रग्स व सिगरेट वगैरह, ऐसी चीज़ें को जो सेवन करता है, उसके कारण भी अक्षमताएं हो सकती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो विकारों के प्रकार देखते हैं। विकार कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है विकारों में ADHD, ठीक है, विकारों का एक पहला प्रकार है ADHD। दूसरा है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, दूसरा है हमारा SPD। तीसरा है हमारा ASD और चौथा है OCD और पांचवा है ODD। तो ये 5 प्रकार के हमारे विकार होते हैं, ठीक है। इनकी इंग्लिश में आप फुल फॉर्म देख लो। ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है।
और वहीं जो हमारा एसपीडी है इसका मतलब होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। एएसडी का मतलब होता है अस्टेंस स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ओसीडी का मतलब होता है ओपोजिशनल डेफिशिएट डिसऑर्डर। ओडीडी का मतलब होता है ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये 5 प्रकार के हमारे होते हैं, ठीक है, विकार। अब देखते हैं आगे एडीएचडी विकार क्या है। तो एडीएचडी के बारे में हमसे आप पूछा है, तो देखो एडीएचडी विकार अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार। एडीएचडी से पीड़ित व्यक्ति अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। तो जो एडीएचडी से पीड़ित व्यक्ति होता है, जिसे भी एडीएचडी विकार होता है, उसमें क्या होता है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना आप, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके लिए अपने आवेग को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, मतलब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी, अब देखो इसके कारण क्या होते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं, ये भी आपको बताता हूँ। तो देखो एडीएचडी का मतलब क्या होता है, आवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, ठीक है। अब इसके लक्षण देखो, इसका पहला लक्षण है असंगठित, मतलब लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाता। एकाग्रता की कमी होती है, आसानी से विचलित हो जाता है, मतलब ज़्यादा विचलित रहता है, लापरवाह गलतियाँ करता रहता है, एक जगह पर कम कम समय के लिए बैठ नहीं पाता है, ठीक है, एक जगह टिक नहीं पाता है, बिना सोचे समझे कार्य कर देता है कुछ भी, ठीक है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं रख पाता है, आत्म केंद्रित व्यवहार रहता है, स्वप्न दिव्य स्वप्न देखना, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी सी, दिव्य स्वप्न देखना, और दैनिक कार्यों की भूल। दैनिक कार्य मतलब जो दिनचर्या के काम होते हैं उनमें भी वो भूल करता है, ठीक है। अब एडीएचडी के कारण देख लो। एडीएचडी का कारण होता है हानिकारक पदार्थों का सेवन, मतलब जो मैंने आपको बताई थे, जैसे अल्कोहल अल्कोहल इन सब का सेवन करता हो। आनुवांशिक मतलब माता पिता से भी हो सकता है, ठीक है। मस्तिष्क पर कोई चोट लग गई हो, इसके कारण हो सकता है। मस्तिष्क की कार्य क्षमता तथा बनावट में कमी हो, कुपोषण से हो सकता है। समय से पूर्व जन्म में, ठीक है, मस्तिष्क से रोग में, जन्म के समय वजन में कमी के कारण हो सकता है। पारिवारिक अनुशासन की कमी से हो सकता है। कोई शरीर क्रियात्मक समस्या से हो सकता है, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको वैसे भी ये पॉइंट लिखने होंगे अगर पूछेगा तो, ठीक है। इनमें से कोई भी 5 पॉइंट तो कम से कम याद ही कर लेना, ठीक है, ताकि अगर 5 मार्क्स का भी आया तो 5 का आप लिख तो पाओगे। बाकी अगला देखते हैं एसपीडी विकार क्या है। तो देखो एसपीडी विकार का मतलब क्या होता है, संवेदी प्रसंस्करण विकार, अर्थात एसपीडी एक विकार है, ठीक है, संवेदी प्रसंस्करण विकार। अब देखो इसमें होता क्या है, जिसमें मस्तिष्क को इंद्रियों से प्राप्त संदेशों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है, मतलब जो हमारा मस्तिष्क होता है उसे हमारी इंद्रियों से कोई भी संदेश प्राप्त नहीं होता, उसे प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ महसूस होती हैं हमारे मस्तिष्क को, ठीक है। यह विकार, यहाँ पर विकास लिख गया है, विकार आना है, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यह विकार व्यक्ति के इंद्रिय बोध जैसे श्रवण स्पर्श स्वाद आदि को प्रभावित करता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये मस्तिष्क जो हमारा मस्तिष्क होता है वो इंद्रियों से संदेश प्राप्त नहीं कर पाता है, और जो ये विकार होता है ये क्या करता है, हमारी इंद्रिय बोध, मतलब जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं उनमें श्रवण शक्ति को हमारी प्रभावित करता है, मतलब सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। छूने स्पर्श मतलब छूना होता है, छूने की क्षमता को प्रभावित करता है, और टेस्ट लेने मतलब स्वाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये था हमारा एसपीडी। अगला विकार है हमारा एएसडी विकार। अब देखो एएसडी विकार क्या है हमारा, एएसडी का मतलब होता है स्वलीनता आत्मविहो वर्णपट, ठीक है। अब देखो यह एक तंत्रिका तंत्र तथा विकास से संबंधी विकार है, ठीक है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र और हमारे विकास से संबंधी एक विकार होता है। इस विकार में पीड़ित व्यक्ति किसी शब्द अथवा किसी वाक्य को बार बार दोहराता है। तो जो इस विकार से पीड़ित व्यक्ति होता है, जिसे ये विकार होता है, वो व्यक्ति क्या है, एक ही वाक्य को कई बार दोहराता है, ठीक है। एक ही वाक्य बार बार दोहराता जाता है। सामाजिक संपर्क करने में कठिनाई, लोगों के बीच में उठने बैठने में हिचकिचाते हैं ये लोग। तो जिस व्यक्ति को ये विकार होता है एएसडी, ये क्या होते हैं, सामाजिक संपर्क करने में, मतलब जो लोग होते हैं उनसे मिलने जुलने में उन्हें कठिनाइयाँ महसूस होती हैं, और लोगों के साथ उठने बैठने में हिचकिचाते हैं, ठीक है, इंट्रोवर्ट होते हैं। अब अगला एएसडी के लक्षण। तो एएसडी के लक्षण क्या क्या है देख लो जल्दी जल्दी। बातचीत करने में समस्याएं महसूस होती हैं इन्हें, ठीक है। भाषा से संबंधित समस्या होती हैं। आंखों से संपर्क स्थापित करने से बचते हैं ये, मतलब लोगों से आँख से आँख मिलाने से बचते हैं। सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने में इन्हें परेशानी होती है। बार बार दोहराने वाली क्रियाओं में व्यस्त रहना, एक ही चीज़ को बार बार करते रहते, जैसे किसी वस्तु को बार बार छूना। स्वाद आवाज़ तथा गंध से प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं ये लोग, और सामाजिक संपर्क स्थापित करने से बचते हैं,
ठीक है, ये लक्षण है इनके। और इसके कारण क्या क्या है, आनुवांशिक कारण मतलब जो माता पिता के कारण भी हो सकता है कि माता पिता को पहले रहा हो, उनके जीन बच्चे में ट्रांसफर हुआ जिसके कारण उन्हें भी हो गया, बच्चे को मतलब। ठीक है, माता की गर्भवती के समय कुपोषक, ठीक है, माता जब गर्भवती थी तो उन्हें उनको कुपोषण हो मतलब खाना पीना अच्छे से ना मिलने के कारण हो सकता है। वातावरण के कारण हो सकता है, मतलब जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसके कारण हो सकता है। मस्तिष्क का अविकास, ठीक है, तो इनके कारण हो सकता है। अगला ओसीडी विकार क्या है, तो देखो ओसीडी का मतलब क्या होता है, मनोग्रसित बाध्यता विकार। इस विकार में पीड़ित व्यक्ति अपने से संबंधित वस्तु को बार बार जांचता है तथा दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ क्रियाओं को बार बार दोहराता है, जैसे बार बार हाथ धोना। तो इस विकार से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो क्या है, अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं, जो उससे संबंधित व्यक्ति वस्तुएं या व्यक्ति हैं, उनको क्या है बार बार टेस्ट करता रहता है, जांचता रहता है, और उसके जो दैनिक जीवन से जुड़ी क्रियाएं हैं उन्हें बार बार दोहराता है, जैसे बार बार हाथ धोना। ठीक है, अब ओसीडी के लक्षण देख लो। ओसीडी के लक्षण में हमारा दूषित होने का डर होता है, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक क्रियाओं पर ध्यान देते हैं, चीज़ों को खोने का डर रहता है, इन्हें वहमी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, चीज़ों की दोहरी जांच करते हैं, शब्दों को बार बार दोहराते हैं, हाथ धोने धाने तथा साफ करने की धोने हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई फिर से, धोने तथा साफ करने की क्रिया पर अत्यधिक व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके पॉइंट है, बाकी आपको पीडीएफ नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप आराम से पढ़ लेना, डाउनलोड करके फ्री में डाउनलोड हो जाएगी। बाकी इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना, मेरी आईडी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कुछ भी ना समझ आया तो वहाँ पूछ लेना मुझसे। ठीक है, ओडीडी विकार क्या है, विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार, तो ये हमारा ओडीडी होता है। अब इसका मतलब देखते हैं इसमें होता क्या है। यह विघटनकारी व्यवहार विकार के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम विघटनकारी व्यवहार विकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस विकार में पीड़ित व्यक्ति अपने चारों ओर की चीज़ों को बाधित करता है, तो इस विकार से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो अपने अपने साथ अपने आसपास की जो व्यक्ति या वस्तु हैं, मतलब जो अपने आसपास का एनवायरमेंटल है, उसे पूरे को वो ये व्यक्ति बाधित करता है। ठीक है, जिनमें बच्चे मर्म स्पर्शी, क्रोधी और विवादी व्यवहार व नकारात्मक सोच वाले हो जाते हैं। यह एक मानसिक विघटनकारी विकार है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधी होता है, ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, जैसे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा क्रोध होना और विवादी व्यवहार होना, उसका नकारात्मक बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रखता है, तो ये ओडीडी के लक्ष्य ओडीडी में होता है। ठीक है, अब इसके लक्षण देख लो। तर्क करना, लड़ाई करना, दूसरों को आरोपित करना, स्वेच्छा से दोस्ती तोड़ना, बार बार आज्ञा का उल्लंघन करना, ज़्यादा गुस्सा आना, अक्सर हताश रहना, ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होना, बोलने से पहले ना सोचना। ठीक है, तनावग्रस्त रहना, दोस्त बनाने में मुश्किल होना, झुंझलाहट की भावना, आत्मसम्मान की कमी, अपनी मर्जी से काम करना, तो ये सब इसके लक्षण हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बताई था, इसे कोई डिफाइन तो आपको ज़्यादा करना नहीं, और ये डिफाइन भी करना हो तो नॉर्मल सी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, कम से कम मैं ये आपको बता रहा हूँ कि 5-5 तो हर किसी पॉइंट कर ही लेना। ठीक है, अब देखते हैं ओडीडी के कारण क्या होते हैं। आनुवांशिक कारण इसके यदि आनुवांशिक कारण से हो सकता है। ठीक है, जैविक कारण मतलब जिसमें हमारे मस्तिष्क में कोई चोट लग गई हो या जहरीले पदार्थों का हम सेवन करते हो उसके कारण से हो सकता है। ठीक है, सामाजिक कारण हो सकते हैं, जैसे अनुशासनहीनता हो, उसके पास धन की कमी हो, हिंसात्मक वातावरण हो उसके आसपास, तो इसके कारण भी हो सकता है। तो अब देखो ये वातावरण संबंधी कारणों से भी हो सकता है। ठीक है, वातावरण संबंधी मतलब उसके जो पारिवारिक जीवन है, मतलब जो उसके माता पिता या उसके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ जो उसका जो जीवन है वो ठीक नहीं चल रहा, मतलब उनके साथ लड़ाई वड़ाई रहती है। ठीक है, तो उसके कारण हो सकता है। तब देखो ये लास्ट हमारा आ गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये ज़रूर पढ़ लेना। 5 मार्क्स का आपका ये पूछा जाता है पेपर में, 5 मार्क्स का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं इसे जल्दी से, टाइम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जब हम किसी इसमें हमें देखो बेसिक हमें क्या मतलब है कि जो अक्षमता शिष्टाचार का मतलब देखो आपको मैं बता दूं कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी दिव्यांग व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें उसके साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए। शिष्टाचार का मतलब होता है बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर। ठीक है, और अक्षमता का मतलब उन्हें व्यक्तियों को ये डिनोट कर रहा है जिन्हें कोई परेशानी है। ठीक है, जो दिव्यांग है। ठीक है, तो उनसे जब हम मिलते हैं, उनसे जो हमारा परिचय होता है तो हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अक्षमता शिष्टाचार में आता है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, जब भी हम दिव्यांग व्यक्तियों से मिले तो हमें उचित शब्दों का चयन करना चाहिए। तो देखो उचित शब्दों का चयन मतलब पहले के समय में क्या होता था, अक्षम व्यक्ति के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता था, जैसे विकलांग, शारीरिक रूप से विकसित, मानसिक रूप से विक्षिप्त, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था।
परंतु अब क्या है, अब सरकार ने क्या कर दिया कि जो भी अक्षम व्यक्ति है उसके लिए आप केवल दिव्यांग शब्द का प्रयोग करोगे, ठीक है। उसके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए मानसिक रूप से विक्षिप्त और शारीरिक रूप से विक्षिप्त, ये अब कानूनन जुर्म है, आपको पता हो तो, ठीक है। अब अगर कोई अक्षम व्यक्ति है उसके लिए आप आपको दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना होगा, ठीक है। ये कानून बन चुका है। तो जब भी हम किसी दिव्यांग व्यक्ति से मिले तो उसे दिव्यांग से संबोधित करें, ठीक है, ना कि यूँ कि तू तो विकलांग है भाई, ये सब वो, ठीक है। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, उचित संबोधन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने किसी सभा में किसी दिव्यांग व्यक्ति को बुलाया है, तो देखो किसी सभा में हमें उनके नाम के साथ उन्हें संबोधित करना चाहिए जिस प्रकार दूसरे लोगों को संबोधित किया जा रहा है। तो देखो उनके साथ नॉर्मली बिहेवियर करना चाहिए भाई, वो कोई अलग इंसान नहीं है, वो कोई आपके क्या कहते हैं, क्या, एक सेकंड, हमें आपसे हमें आपसे वो है। 1 2 3 स्टार्ट। तो अगला पॉइंट देखते हैं, उचित संबोधन। तो देखो उचित संबोधन का मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी सभा में हमें उनके नाम के साथ उन्हें संबोधित करना चाहिए जिस प्रकार दूसरे लोगों को संबोधित किया जा रहा है। तो जैसे मान लो किसी सभा में हमें कोई दिव्यांग व्यक्ति मिला, तो हमें ये नहीं कि हम स्टेज पर अगर उन्हें बुला रहे तो यूँ कहेंगे कि दिव्यांग व्यक्ति ये आइए, या हमें उनके साथ सहानुभूति है। तो भाई एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी दिव्यांग व्यक्ति होता है, अगर आप उससे कभी भी मिलोगे ना, तो वो आपकी कभी भी सहानुभूति नहीं चाहेगा। उन्हें भी एक नॉर्मल बिहेवियर चाहिए होता है हमेशा अपने साथ, वो कभी आपकी सहानुभूति के आदी नहीं होते, ठीक है। तो उन्हें भी नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करना चाहिए, और जैसे बाकी लोगों को संबोधित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, उसी तरीके से उनके नाम के साथ उन्हें संबोधित किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर हाथ मिलाना, जब भी मिलें सर्वप्रथम दिव्यांग व्यक्ति के से हाथ मिलाने की पेशकश करनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी किसी दिव्यांग व्यक्ति से मिलें तो उससे हमेशा हाथ मिलाने की पेशकश करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वर्ड देख लो, पेशकश। ये नहीं कि आप जाते हो उससे हाथ मिला रहे हो, चाहे उसकी मर्जी हो चाहे ना हो, क्या पता उसे बुरा लग जाए, यदि उसका हाथ ना हो तो उसे बुरा भी लग सकता है, ठीक है। तो उसके सामने हाथ मिलाने की पेशकश करनी चाहिए, मतलब अपना हाथ आगे करना चाहिए, ठीक है। सहायक, तो अब देखो इसका मतलब क्या है, जब भी दिव्यांग व्यक्ति के संपर्क में जाएँ तो बिना किसी सहायक के दिव्यांग से बातचीत करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप किसी दिव्यांग व्यक्ति से मिलें तो किसी सहायक के तौर पर ना जाएँ। मतलब ऐसा ना दिखाएँ कि आप उससे काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति रखते हैं या वो काफ़ी ज़्यादा दुखदाई है इसलिए आप उससे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं भाई, वो भी नॉर्मल बिहेवियर चाहते हैं। उन्हें भी एक बेसिक क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट चाहिए। आप जैसे नॉर्मल लोगों के साथ रहते हो वैसे ही उनके साथ भी रहो। वो कभी आपकी सहानुभूति के आदी नहीं रहते, ठीक है। उन्हें भी नॉर्मल बस व्यवहार चाहिए होता है आपसे, ठीक है। अगला है व्हीलचेयर। व्हीलचेयर पर बैठे दिव्यांग व्यक्ति की कभी भी पीठ और कंधे पर थपथपाना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जैसे दिव्यांग व्यक्ति है वो व्हीलचेयर पर बैठा है, तो उसकी भी कभी भी भूलकर भी कंधे या पीठ पर नहीं थपथपाना चाहिए। उससे पता है क्या होता है, उससे उसे ऐसा लगता है कि ये मेरी तरफ दया सहानुभूति दिखा रहा है या मेरा मज़ाक उड़ा रहा है। वो इस बात से बुरा भी मान सकता है क्योंकि उसे ऐसा भी लग सकता है कि ये मेरा मज़ाक उड़ा रहा है क्योंकि मैं व्हीलचेयर पर बैठा हूँ और ये मेरे से ऊँचा मतलब खड़ा भी है, ठीक है। तो इससे उसे बुरा लग सकता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक शिष्टाचार थे, जो आपको पता नॉर्मल लाइफ़ में भी पता होने चाहिए, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर इस वीडियो पर 2K व्यूज़ आते हैं और लाइक एम इसका रखते हैं हम कम से कम 500 लाइक्स, ठीक है? तो अगर इतना क्राइटेरिया कंप्लीट होता है तो हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन की वीडियोज़ भी बनाएँगे। तो ये मेरा सेकंड चैनल है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी मेरे चैनल पर एक बार विज़िट ज़रूर करना, ठीक है? इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इस पे गेमिंग वीडियोज़, मूवीज़ रिव्यूज़ और काफ़ी सारी मस्ती वाली वीडियोज़ आएँगी। आपके पेपर समाप्त होने के बाद काफ़ी सारी मस्ती करेंगे इस चैनल पर, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस वाले चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अश्वम ज्ञान को, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।